नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन भी अवश्य दबाएं। इस समय ईरान इजराइल की युद्ध की जब बात चली तो उसमें बीच में ऑपरेशन सिंदूर का जो असेसमेंट हो रहा था वो कहीं थम सा गया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के असेसमेंट के बाद ये पता चल रहा है कि साहब कि भारत ने वाकई जितना मारा है पाकिस्तान को उसका 10% भी नहीं बताया है। और जो मारा है और उसका हिसाब किताब अगर रखें तो आगे जो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में सिनेरियो होने वाला है वो तो और भी अधिक खतरनाक दिख रहा है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कब होगा? ऑपरेशन सिंदूर 2.0 तभी होगा जब पाकिस्तान कुछ हरकत करेगा, कुछ हिमाकत करेगा। और वो हिमाकत और हरकत तब करेगा जब उसको लगने लगेगा कि साहब कि वो जो कुछ उसको मार पड़ी थी उससे जो नुकसान हुआ था वो रिकवर हो गया है। हालांकि यदि एक बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी लिया जाए तो ये सब करने में पाकिस्तान को कम से कम 6 से 8 महीने लगने हैं। लेकिन आप जानते हैं पाकिस्तान तो वो तो ढीठ है और मोटी चमड़ी का है। और जैसा कि आप जानते हैं लोग उनके लोग जो हैं वो बार बार उकसा रहे हैं कि साहब कि बस अब तो जो है इंडस वाटर ट्रीटी पे भारत ने अत्याचार कर रखा है तो बस गजवा छेड़ दो। गजवा जो है वो मानसून में तो हो नहीं सकता। तो अब मैं आपको डेट बता रहा हूँ ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की। अब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा दिसंबर में। लेकिन दिसंबर में और ख़तरनाक होने जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि बहुत सारे जो अस्त्र शस्त्र भारत बना रहा है और जो बिल्कुल नियर इंडक्शन हैं और जिनके लिए एक अगले 1 से 2 वर्ष तक के इंडक्शन की जो रेंज रखी हुई है वो एक्सपेरिमेंट कर लिए जाएंगे इस ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में। और जैसा कि आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो है वो इस बार नेवी से शुरू होगा और नेवी से शुरू होगा, नेवल ब्लॉकेड होगा और इस बार कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स का भी उपयोग होगा। और बैलिस्टिक मिसाइल्स भारत की जो है, भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल्स अपनी सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स अभी तक उपयोग में नहीं लाई हैं। तो शिप बेस तो हैं, लेकिन इस बार SLBMs का बड़ा उपयोग होने वाला है। जो हमारे पास K-15 जो आपके जिसको बोलते हैं शॉर्ट रेंज वाली है SLBM, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स उसको बोलते हैं SLBM। तो S-15 है जो 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक की है। उसके बाद फिर है एक K-5। ये K-5 जो है ये 5000 किलोमीटर तक की है। और K-5 के बाद अब बनाने जा रहे हैं K-6। ये K-6 जो है ये मैक्स 7.5 और 8000 किलोमीटर प्लस। अब ये 8000 किलोमीटर प्लस SLBM का अगर मान लीजिए बे ऑफ बंगाल में आप अपनी सबमरीन खड़ी कर दें और वहाँ से 8000 किलोमीटर की रेंज लें SLBM की, तो पूरा का पूरा यूरोप कवर हो जाता है। बस UK जो है वो थोड़ा सा बाहर रह जाता है। UK, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, यूरोप का इतना ही भाग बाहर रह जाता है। पूरा का पूरा यूरोप कवर हो जाता है और पूरा का पूरा चाइना कवर हो जाता है। थोड़ा बहुत रशिया का भी भाग कवर हो जाता है और अलास्का के नज़दीक आ जाते हैं हम। अब यही अगर 10,000 किलोमीटर हो जाए तो आपको पता चलेगा कि जो वेस्ट कोस्ट है वो भी वहाँ से देखा जा सकता है। और इसको थोड़ा सा आप ले जाएं कहीं अरब सागर में तो भाई साहब कवर हो जाएगा आपका अमेरिका भी। तो इसको लेके बड़ी चिंताएं हैं, पश्चिम में भी चिंताएं हैं और हमारे भाई लोगों को तो खैर इसकी ज़रूरत है भी नहीं। भाई लोगों के लिए तो K-15 ही पर्याप्त है। और इससे भी बड़ा जो है वो आपको पता है कि सबका बाप जो ब्रह्मोस आने वाला है, जो ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल आने वाली है, वो तो इनकी सबकी बाप है। और उसके लिए भारत सरकार ने अभी तक फ़ंड नहीं अलॉट किए थे, लेकिन अब पता चल रहा है कि फ़ंड अभी अलॉट होने वाले हैं। और उसका जो डेवलपमेंट का टाइम बताया गया था कि साहब 1 से 2 वर्ष है, लेकिन उसका भी प्रोटोटाइप लगभग बन के तैयार है और उस प्रोटोटाइप का भी उपयोग किया जा सकता है। तो माइक्रो जो आपके हाइपरसोनिक ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस 2.0,
जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर होने वाली है, उस 1000 किलोमीटर वाली ब्रह्मोस के भी आपको कुछ वहाँ पर नमूने देखने को मिल जाएंगे। इनसे अभी ब्रह्मोस 1.0 तो संभली नहीं है। अब ब्रह्मोस NG जो है, यानी ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन, जो कि छोटा वर्जन है, जो छोटा वर्जन है, क्योंकि ब्रह्मोस 1.0 बड़ी मिसाइल है, वो केवल सुखोई पर फिट हो पा रही है। जो हमारा सुखोई 30 MKI है, उसके ऊपर वो एयर टू ग्राउंड वाली जो मिसाइल है ब्रह्मोस, वो यूज़ हो रही है। और लैंड टू लैंड वाली जो है वो वाली जो लैंड अटैक मिसाइल है, LAM जिसको बोलते हैं, वो तो खैर कहीं से भी यूज़ हो सकती है और शिप से भी यूज़ हो सकती है। हमारे शिप्स भी जो है वो पूरे इक्विप्ड है। और इस बार मैंने आपको बताया कि शुरुआत शिप से ही होनी है, और शुरुआत में आपके ब्रह्मोस के साथ साथ ब्रह्मोस चलेंगी शिप्स पर से, और कुछ SLBM भी ट्राई की जाएंगी, क्योंकि इन्होंने ट्राई की थी हमारे ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल्स। फिर हम देखेंगे कि इनकी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कैसी है। इनसे जब नहीं संभली क्रूज़ मिसाइल, तो ये बैलिस्टिक मिसाइल का क्या करेंगे। कोई इनके पास कोई किसी भी तरह की एयर डिफेंस भी है नहीं। पाकिस्तान नंगा खड़ा हुआ है। और एक जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है वो है हमारी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। जी हाँ, ये ग्लाइड व्हीकल क्या होती है, ये थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा। यद्यपि 1-2 बार मैं इसके बारे में इंगित कर चुका हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसके बारे में जानकारी नहीं की होगी। तो ये ग्लाइड व्हीकल जो है, ये जाती तो है इसकी, तो जो इसको लॉन्च तो किया जाता है बैलिस्टिक मिसाइल की तरह, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल की तरह ये पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो क्रॉस करके वो बैलिस्टिक मिसाइल वाली जो ट्रैजेक्टरी होती है, जो इस तरह की ट्रैजेक्टरी होती है, वो नहीं लेती है। आधा जब वो पहुंच जाती है एटमॉस्फेयर में, तो वहाँ से फिर ये जो ग्लाइड व्हीकल है वो बिल्कुल एटमॉस्फेयर की एज पे, यानी एटमॉस्फेयर क्रॉस करने के जस्ट नीचे, वहाँ पर ये रिलीज़ हो जाती है। ये इसका नाम वैसे ग्लाइड व्हीकल है, लेकिन इसका जो साइज़ है, इसका साइज़ आपके नॉर्मल जो बैलिस्टिक मिसाइल है ब्रह्मोस जैसी, उससे कुछ बड़ा ही है। फिर ये वहाँ से 21 मैक 21 की स्पीड से और 10,000 किलोमीटर तक का जो रेंज है वो कवर करते हुए ये फिर इसको टारगेट किया जा सकता है पूरी दुनिया में कहीं भी, क्योंकि 10,000 किलोमीटर प्लस का मतलब ये है कि आप दुनिया का हर टारगेट लगभग आप अचीव कर सकते हो। ये 10,000 किलोमीटर प्लस है। और पूरी दुनिया के आपको पता है जो सरकमफरेंस है, वैसे तो एक तरफ से 41,000 किलोमीटर होती है, लेकिन आपको अगर उसको सूटेबली आप स्टेशन करें तो दोनों तरफ का आप मिला लें तो 10,000 किलोमीटर से आधी दुनिया तो कवर हो ही जाती है। तो आधी दुनिया ही आपको कवर करनी है, पूरी तो आपको कवर करनी ही नहीं है। तो ये जो 10,000 किलोमीटर प्लस की मैक 21 समझते हैं कितना हुआ? मैक 21 हुआ लगभग 25,000 से 25,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अधिक। इसको इंटरसेप्ट करने का कोई तरीका नहीं है। ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल अभी चाइना के पास, चाइना क्लेम कर रहा है कि चाइना के पास है, लेकिन चाइना के पास भी ये पूरी तरह से इफ़ेक्टिव नहीं है। आप ये सोचिए कि नूर खान बेस पे क्या हुआ था, जो एक ऐसी घटना थी जिसके कारण अमेरिका को बीच में कूदना पड़ा। मैं आपको नूर खान बेस के बारे में पहले भी बता चुका हूँ कि किस तरह से वहाँ का जो पूरा सिस्टम था वो अमेरिकन था। कैसे वहाँ पर अंदर जो लोग बैठे हुए थे उसमें अमेरिकन्स भी थे, और कैसे वो पूरा अमेरिकन सिस्टम नष्ट होने की वजह से अमेरिका को बीच में कूदना पड़ा, और अमेरिका को बीच में कूद के पाकिस्तान की बाँह मरोड़नी पड़ी, और पाकिस्तान को फोर्स किया कि भाई तुम तुरंत जो है वो भारत से सीज़ फायर करो। भारत को पहले उन्होंने साउंड अवश्य किया। भारत ने कहा भाई ठीक है, हमारे ऑब्जेक्टिव तो अचीव हो चुके हैं, लेकिन आपके कहने से कुछ नहीं होगा, मीडिएशन कुछ नहीं, वो भीख मांगेंगे हमसे तो हमारे पास
जो नॉर्मल प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से हम कर देंगे। तो उस नूर खान बेस पे हमने जो मिसाइल्स मारी थी वो ब्रह्मोस और स्कैल्प, ये 2 मिसाइल्स मारी थी, और एक क्रिस्टल मिसाइल थी वो मारी थी। वो क्रिस्टल मिसाइल जो थी वो वेंट के ज़रिए नूर खान एयरबेस के अंदर पहुंचा दी गई थी, और उस क्रिस्टल मिसाइल की पिन पॉइंट स्ट्राइक से ही जो उनका अंदर का C4I कमांड सेंटर था वो नष्ट हुआ था। अब कल्पना कीजिए कि इस पर हम ब्रह्मोस 2.0 मार देते हैं तो क्या होगा, या हाइपर ग्लाइड व्हीकल 21 मैक वाली मार देते हैं तो क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान को इनकी डिफेंसेस बनाते बनाते अभी 10 साल लग जाएंगे। और जिस J-35A जो यदि उसको मिला भी, क्योंकि समाचार अब ये आ रहा है कि J-35 का कोई और कस्टमर आ गया है जो ज़्यादा पैसे दे रहा है, तो चाइना उसको उधर डाइवर्ट कर रहा है। वैसे भी वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। तो ये जो भारत की इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजी जो लगातार उत्तरोत्तर उन्नति कर रही है, उसने न केवल पाकिस्तान बल्कि चीन के दिल में भी एक तरह का भय पैदा कर दिया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।